स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण या स्पर्मेटोजोआ का निर्माण जो है वो कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियसिस। इसको हम जो स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, जो स्पर्मेटिड है इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल और अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं उनके द्वारा स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का निर्माण होता है। तो इसको हम 3 फेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है गोल्जी फेज। गोल्जी फेज के अंदर गोल्जी एपरेटस है वो चेंज होता है प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल और फिर एक्रोसोमल ग्रेन्यूल में कन्वर्ट होता है, तो ये गोल्जी फेज कहलाती है। जो न्यूली फॉर्म स्पर्मेटिड है, ये एक तरह से स्पर्मेटिड का स्ट्रक्चर है। स्पर्मेटिड वो परफेक्टली स्पेरिकल यानी कि बिल्कुल गोल होता है एंड हैज अ वेल डेवलप्ड गोल्जी एपरेटस। इसके अंदर बहुत ही बढ़िया सा डेवलप्ड गोल्जी एपरेटस होता है। ये जो गोल्जी एपरेटस होता है, स्मॉल वेसिकल्स जो होती है वो आपस में जुड़ करके प्रो एक्रोसोमिक ग्रेन्यूल्स का निर्माण करती है। ये चेंज होता है। एक इसके अंदर जो सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रियोल जो होते हैं वो जहां पीछे की तरफ पोजीशन बिनेथ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नीचे की तरफ या ट्रांसफर होने के लिए नीचे की तरफ अभिगमन करते हैं। और अल्टीमेटली ये दोनों जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और एक डिस्टल सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जस्ट स्पर्मेटिड न्यूक्लियस के जस्ट बीनीथ यानी कि उसके जस्ट नीचे की तरफ अरेंज हो जाता है और उसके जस्ट नीचे डिस्टल सेंट्रियोल ये भी सेट हो जाता है। और ये जो प्रो एक्सोसोमल ग्रेन्यूल्स हैं वो आपस में फ्यूज होकर के एक डेंस एक्रोसोमल ग्रेन्यूल का निर्माण करते हैं। ये न्यूक्लियस के आगे की तरफ आकर के सेट हो जाता है। और ये 2 प्रक्रियाएं जिसमें सेंट्रियोल का अभिगमन यहाँ साइड से लगा के जो न्यूक्लियस है उसके जस्ट नीचे और न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर एक्रोसोम ग्रेन्यूल का निर्माण हो जाता है। और एक्रोसोम वेसिकल्स जो होती है, सारी वेसिकल्स में एक्रोसोम वेसिकल्स निकाल, इसके अंदर जो डेंस पदार्थ होता है उसको हम एक्रोसोम ग्रेन्यूल कहते हैं। गोल्जी माइग्रेट्स टुवर्ड द कोडल पार्ट। अब जो बचा कुचा गोल्जी का पार्ट है वो माइग्रेशन इसका होता है पीछे पीछे की तरफ। डिस्टल सेंट्रियोल्स जो है वो एक्सोनिन यानी कि जो फ्लेजिलम का इनर पार्ट होता है उसका निर्माण करता है। और जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है वो यहाँ पीछे की तरफ इसमें स्थित हो जाता है। और ये पीछे की तरफ जो ल्यूमेन होता है, ये क्या बोलते हैं उसको, फेमिनिपरस ट्यूब्यूल्स का जो ल्यूमेन है, शुक्र जनन नलिकाओं का जो ल्यूमेन है उसकी जो गुहा है उसकी तरफ ये एक्सोनियम का प्रसारण होने लग जाता है। द एक्रोसोमल वेसिकल्स फ्लैटन, ये जो एक्रोसोमल वेसिकल्स है ये फ्लैट हो जाते हैं चारों तरफ और फ्लैट होकर के बाहर की तरफ जो उसकी मेम्ब्रेन होती है उसको आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ जो होती है उसको हम इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो अवस्थाएं हैं स्पर्मियोजेनेसिस की वो केप फेज कहलाती है। और एक्रोसोम जो है उसके अंदर एंजाइम्स कंटेंट्स के रूप में एंजाइम्स पाए जाते हैं और गोल्जी पीछे की तरफ और स्पर्मेटिड न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा स्फीयर शेप अवस्था में हो जाता है। लास्ट है एक्रोसोमल फेज। एक्रोसोमल फेज में एक्रोसोम का निर्माण हो जाता है, इसलिए इसको एक्रोसोमल फेज कहते हैं। द स्पर्मेटिड न्यूक्लियस बिगिन टू elongate and एक्रोसोम इवेंचुअली कवर्स द मेजॉरिटी ऑफ द एंटीरियर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो एंटीरियर पार्ट है वो एक्रोसोम के द्वारा आवरित हो जाता है। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो पाई जाती है साइटोप्लाज्म में उसको हम मेंचिटी कहते हैं। तो मेंचिटी है कोडल का हाफ ऑफ द न्यूक्लियस। द मेंचिटी फॉर्म्स इन द रीजन ऑफ द कोडल हाफ of the
न्यूक्लियस एंड एक्सटेंड डाउन टुवर्ड द डेवलपिंग फ्लैजिलम। तो डेवलपिंग फ्लैजिलम की तरफ इसका प्रसरण होता है और ये पीछे की तरफ इस साइटोप्लाज्म को धकेलता है। द नेक एंड द एन्यूलस आर फॉर्म्ड, एंड जो नेक है उसके चारों तरफ एक एन्यूलस का निर्माण करते हैं, and the latter will become the juncture between the middle piece and the principal piece. Notice that all components of the developing spermatid are completely surrounded by plasma membrane. ये जितने भी हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आवृत है, यहां से लगा के कंटिन्यूस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके चारों तरफ, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो नीचे जो मेंचिटी है वहां की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। नेक्स्ट फेज में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म है स्पाइरल असेंबली अराउंड द फ्लैजिलम। फ्लैजिलम के चारों तरफ एक स्पाइरल असेंबली के रूप में अरेंज हो जाते हैं, इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल बैटरी भी कह सकते हैं। द पोस्ट न्यूक्लियर केप इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मेंचिटी माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो मेंचिटी माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसके द्वारा पोस्ट न्यूक्लियर केप, ये जो पोस्ट न्यूक्लियर केप है इसका निर्माण में मेंचिटी माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। द एन्यूलस फॉर्म्स द जंक्चर बिटवीन द मिडिल पीस एंड द प्रिंसिपल पीस। तो ये जो पोस्ट न्यूक्लियर केप है वो जो मेंचिटी का जो पार्ट था बचा हुआ उससे ये पोस्ट न्यूक्लियर केप का निर्माण हुआ। इसको ये मेंचिटी माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहा जा सकता है। इस प्रकार से एक स्फेरिकल या राउंड स्पर्मेटिड के द्वारा एक स्पेशल या स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल का निर्माण हुआ जिसको हम स्पर्म का नाम देते हैं। ये है स्पर्म, इसमें हेड, नेक, मिडिल पीस और प्रिंसिपल पीस, ये जो टेल का पार्ट है, टेल का प्रिंसिपल है, इस तरह से इसका निर्माण होता है। The mature spermatozoa releases from protective Sertoli cells into the lumen of the seminiferous tubules, and a process called spermiation or spermatogenesis then takes place, which remove the remaining unnecessary cytoplasm and organelles. The resulting spermatozoa are now mature but lack motility, rendering them sterile. यदि इसमें मोटिलिटी नहीं है तो वो स्टेराइल या बंदी हो जाता है। The non-motile spermatozoa are transported to the epididymis. Epididymis is an important organ where in the testicular fluid secreted by the Sertoli cell with the aid of peristaltic contraction, जिससे कि इसके अंदर मोटिलिटी डेवलप होती है। In the epididymis they acquire motility and become capable of fertilization. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वायर मोटिलिटी कहाँ एक्वायर हो रही है? एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस में, और दे बिकम कैपेबल ऑफ fertilization. However, transport of the mature spermatozoa through the remainder of the male reproductive system is achieved via muscle contraction rather than the spermatozoon recently acquired motility. तो ये इसके आगे जहां तक यूरेथ्रा तक की जो इनका ट्रांसपोर्टेशन है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ही होता है, न कि इनके स्वयं की प्राप्त की हुई मोटिलिटी द्वारा। ये था स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में मुख्य रूप से जो पार्ट थे, हेड, नेक, मिडिल पार्ट एंड टेल पार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में यदि हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में सबसे पहला हेड, उसके बाद मिडिल जिसमें
मिडिल पार्ट जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और लास्ट होता है टेल पार्ट जिसके अंदर टेल डेवलप होती है एक्सोनिम के रूप में। हेड में दो पार्ट होते हैं जिसमें फर्स्ट एक्रोसोम और सेकंड न्यूक्लियस। एक्रोसोम जो होता है derived from Golgi apparatus contains hydrolytic enzymes which are released when the sperm reaches an ovum। ये जो जल अपघटनी एंजाइम्स जो होते हैं या जो किण्वक होते हैं वो ओवम के ऊपर छोड़ने के लिए इसके अंदर पाए जाते हैं। ये एंजाइम जो है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एग यानी जो प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और पेनिट्रेशन अलाउ करते हैं स्पर्म को ओवम में। सेकेंड पार्ट है न्यूक्लियस जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम का एक सेट उसके अंदर पाया जाता है। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम उसमें पाया जाता है derived from the meal। This will include either an X और Y क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर या तो X गुणसूत्र होगा लैंगिक गुणसूत्र के रूप में या फिर Y क्रोमोसोम होगा because of the way the XY separated during meiosis। meiosis के दौरान इनका सेपरेशन हो जाता है। In many species, a region of globular actin molecules lies between 1 and 2 that used to extend a finger-like process during early stages of fertilization। ग्लोबुलर एक्टिन जो होती है मॉलिक्यूल्स इनके बीच में पाए जाते हैं जो फिंगर लाइक प्रोसेस बनाने के फर्टिलाइजेशन के दौरान बनाने के काम आता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के सेकंड पार्ट मिडिल सेक्शन होता है। मिडिल सेक्शन में बियॉन्ड द हेड कंटेंट्स न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा का भंडार होता है। दीज रेस्पायर शुगर्स इन द सीमन ऑफ to generate ATP in order to provide the energy for movement of the tail। तो मूवमेंट ऑफ द टेल के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो इनके अंदर पाए जाते हैं मिडिल सेक्शन में उसको हम उसके द्वारा उसमें एटीपी का जनरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रियल बैटरीज इस क्षेत्र में पाई जाती है जो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठे करके उनको एक जो टर्म दी जाती है उसको माइटोकॉन्ड्रियल बैटरी कहा जाता है। थर्ड पार्ट जो है वो टेल होता है जिसे हम फ्लैजेलम भी कहते हैं। इसके अंदर माइक्रो फिलामेंट्स 9+2 अरेंजमेंट के अंदर अरेंज होते हैं। 9 बाहर की तरफ और 2 अंदर की तरफ सेंट्रल पार्ट में फाइबर होते हैं। एक्टिनिन और एक्टिन के जो प्रोटीन है उसमें अरेंज रहते हैं। rhythmic contraction of the filament causes the tail to wave and move against the fluid environment। fluid environment यानी कि जो लिक्विड एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा फिलामेंट्स जो है उसको वेव डेवलप करते हैं और शुक्राणु को आगे की तरफ मूव करते हैं प्रोवाइडिंग फॉरवर्ड मोशन, आगे की तरफ उसको बढ़ाते हैं। ये जो अपने अभी डिस्कस किया था ये एक्रोसोम पार्ट है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप इसमें देखिए पूरे के पूरे एरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर है। इसमें हेड पार्ट है, मिडिल के बीच में एक नेक पार्ट है जिसमें सेंट्रियोल्स स्थित हैं। न्यूक्लियस जो है वो पूरे हेड पार्ट में कवर है। इसमें ये एक्रोसोमल पार्ट, एक्रोसोमल के पीछे जो ये माइक्रोट्यूबुलर मेंचिटी जिसको कहते हैं ये इसके अंदर पाया जाता है मेन। और इसमें सेंट्रियोल मिडिल के और हेड के बीच में पाया जाता है जिससे कि एक्सोनिम या एक्सियल फिलामेंट का निर्माण होता है। और माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल इसके बीच में, ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है जो इस चारों तरफ इसके पाया जाता है। सेंट्रियोल के बाद ये मिडिल सेक्शन या कनेक्टिंग पीस भी कह सकते हैं। और ये टेल रीजन है जिसमें एक्सियल फिलामेंट और एंड पीस जिसके अंदर एक्सियल फिलामेंट नहीं पाए जाते हैं। और ये संरचना स्पर्म की है या स्पर्मेटोजोआ की है। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगर इस स्पर्म की एबनॉर्मलिटीज देखें तो मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज को अगर देखें तो हेड और टेल में भी एबनॉर्मल, हेड और टेल जो एबनॉर्मल हो सकते हैं। दे में भी जॉइंट बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। हेड और टेल जॉइंट हो सकते हैं
जॉइंट इन हेड और इन टेल, टेल और हेड से कहीं से जुड़े हो सकते हैं। लेक मोटिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिलिटी नहीं होगा तो आगे मूव नहीं करेगा और फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल नहीं रहेगा। न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज में ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि फ्यू नंबर ऑफ स्पर्म्स इन सीमन, अगर बहुत कम संख्या में हो तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। स्पर्म है ही नहीं तो उसको एस्पर्मिया कहते हैं। और नेक्रोस्पर्मिया, स्पर्म फाउंड डेड, डेड स्पर्म्स हैं, नो स्पर्म है या फ्यू स्पर्म। तो ओलिगोस्पर्मिया, एस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया नामक जो टर्म्स है वो तुमको दी जाती है। धन्यवाद।